हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सोर्स के रूप में दिखाई देता है। सूर्य की उत्पत्ति अपने आप में रहस्यमयी है, वैज्ञानिकों के लिए आज भी खोज का विषय है और सूर्य से जुड़े बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम आज भी नहीं जानते हैं। इसको जानने के लिए कई तरह के उपकरण लगाए गए हैं, कई तरह के मिशन भेजे गए हैं और आदित्य L1 मिशन आने वाले समय में भारत भी सूर्य के लिए भेजने का प्रयास कर रहा है। अब इस सूर्य से जुड़े हुए कई सारे ऐसे फिनोमिना, कई सारे ऐसे दृश्य हैं, परिदृश्य हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जिनके बारे में हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं और काफी कुछ समझ पाए हैं और काफी कुछ जानना बाकी भी है। आज का टॉपिक है पृथ्वी को कैसे प्रभावित करेगी सौर अधिकतम की घटना। तो सूरज से जुड़ी हुई ही एक घटना है जिसको सोलर मैक्सिमम कहा गया है। सोलर मैक्सिमम क्या है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है और एक ऐसी परिघटना है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आज के टॉपिक में हम समझेंगे। जो न्यूज़ है वो है द सन इज रीचिंग सोलर मैक्सिमम, यानी कि जो सूर्य है सोलर मैक्सिमम को प्राप्त करने की ओर है। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। व्हाट शुड द अर्थ बी प्रिपेयर्ड फॉर, यानी पृथ्वी को किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। चर्चा में किस लिए है, इस पर थोड़ी सी और बात करते हुए फिर जानेंगे सोलर साइकिल को। सोलर साइकिल दरअसल इससे जुड़ी हुई एक घटना है और प्रमुख घटना सोलर साइकिल है, जिसके अंतर्गत फिर सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम जैसे दो शब्द आपको जानने को मिलेंगे। फिर समझेंगे वर्तमान में सौर चक्र या सोलर साइकिल किस तरह से कार्य कर रही है। सोलर मैक्सिमम या सौर अधिकतम का पृथ्वी पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसका प्रभाव अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष कुछ दूसरे ग्रहों पर देखें तो किस तरह से दिखाई देगा। इसके अलावा एक सवाल जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में भी कोई सवाल बन सकता है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाले सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप और समझें तो जीएस पेपर 1 में भी कोई सवाल पूछा जा सकता है भूभौतिकी घटनाओं के अंतर्गत और जो भूगोल वाला सेक्शन है उससे जोड़ करके। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि सूर्य के बारे में हम जानते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे में सूर्य एक सोलर मंडल को भी लेकर के चलता है, एक सौर मंडल हमारे पृथ्वी के आसपास मौजूद है। चूंकि हम लोग एक जीव के रूप में पृथ्वी के अंतर्गत रहते हैं, ऐसे में एक सौर मंडल में होने वाली कोई भी हलचल हमारी पृथ्वी को भी उसी तरह से प्रभावित करती है जैसे बाकी ग्रहों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में हमें सूर्य से जुड़ी हुई कई सारी घटनाओं पर नजर रखनी है। हमें जानना है कि सूर्य से किस तरह के प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहे हैं या किस तरह की संभावनाएं आने वाले समय में हो सकती हैं। क्या वो मनुष्य प्रजाति के लिए या बाकी जीव जंतुओं के लिए या फिर पूरे जीवन के लिए घातक है। तो ऐसी ही जानकारी से जुड़ी हुई कुछ बातें हम समझ रहे हैं। तो सौर चक्र या सोलर साइकिल आज का हमारा केंद्र बिंदु रहेगा, जिसके अंतर्गत सूरज की सतह पर सन स्पॉट से जुड़ी हुई बातें हमें जाननी है कि अगर ये बढ़ती हैं, सन स्पॉट्स के बढ़ने पर क्या होता है, इनके घटने पर क्या होता है। सौर अधिकतम की स्थिति बनने की संभावना आज के समय जताई गई है, जिसको पहले एज्यूम किया गया था, भविष्यवाणी की गई थी कि 2025 तक ये घटना बनेगी। और नया शोध बताता है कि अभी 2024 में ही अपने चरम पर पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर सोलर मिनिमम की ओर ये पूरी घटना बढ़ने लगेगी। क्या होता है इसको समझते हैं। तो सोलर साइकिल यहाँ पर शुरुआत में हमें जानना है, सोलर साइकिल क्या होती है। लगभग हर 11 साल की एक प्राकृतिक सोलर साइकिल को माना गया है कि सौर चक्र 11 साल में पूर्ण होता है। इसके अंतर्गत सूर्य की स्थिति या सूर्य की ऊर्जा अपने आप में बदलती रहती है और सूर्य के अंतर्गत या सूर्य की सतह पर काले रंग के जो धब्बे हैं वो उनको हम सन स्पॉट कहते हैं या सौर कलंक कहते हैं हिंदी में। तो उनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि दिखाई देने लग जाती है। अब ये जो सौर कलंक या सन स्पॉट हैं, इनका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र फिर आने वाले समय में बदल जाता है। इस वजह से जैसे ही सोलर साइकिल बदलती है तो फिर ये मान लीजिए आज यहाँ पर कोई है होल, तो उसका फिर वो बदल जाएगा। अभी हम आगे कुछ और इमेजेस में देखते हैं। तो इनके बढ़ने और घटने के चक्र को ही चिन्हित किया गया है सोलर साइकिल के रूप में कि एक क्रम में बढ़ना शुरू होते हैं, एक समय तक अपने अधिकतम स्तर पे जाते हैं और फिर उसके बाद घटने लग जाते हैं। क्या महत्व है और क्या इसका प्रभाव है, ये भी अभी हम आगे देखते हैं। तो सूर्य के आंतरिक भाग में जो आवेशित कण है उनकी गति से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो अपने आप में कई तरह के प्रभाव लेकर के आता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो सूर्य के अंतर्गत बनेगा, सूर्य के आंतरिक भाग में बनेगा, वो केवल आंतरिक भाग तक ही सीमित ना रह करके उसके बाहर काफी लंबा आवरण लेकर के चलता है। उसी आवरण को हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। अभी हमने जिन छिद्रों की बात की है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे, यानी कि सन स्पॉट काफी डार्क रंग से होंगे और इन क्षेत्रों में सापेक्ष रूप से अगर आप देखें तो इनकी तुलना में ठंडे हैं और यहाँ पर एक होल जैसा निर्माण हो जाता है।
तो जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो हीलियोस्फीयर की पूरे क्षेत्र में आपको दिखाई देंगी। हीलियोस्फीयर को अगर आप समझें तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि सूर्य यहां पर मौजूद है केंद्र में, और सूर्य के चारों ओर जो सौर हवाएं चल रही हैं, सोलर फ्लेयर्स चल रहे हैं, उसने एक आवरण बनाया हुआ है सभी ग्रहों के चारों ओर। तो आने वाली जो हम बाह्य अंतरिक्ष की बात करें तो उससे आने वाली जो किरणें हैं उसको ये जो आवरण है अपने आप में रोक देता है, जिसको हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो हीलियोस्फीयर आपने समझा। अब सूर्य चूंकि अपने आप में घूर्णन भी कर रहा है, तो सूर्य के घूर्णन करने से जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो उलझ जाती है और बदलती रहती हैं। इनके चलते फिर सन स्पॉट का निर्माण होता है, जो सतह पर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। मतलब वैसे तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन इसका किया जाता है तब दिखाई देते हैं। तो सौर चक्र के अंतर्गत सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम, दो शब्दों की हमने शुरुआत में बात की। इसी को हम सौर अधिकतम कह रहे हैं। क्या है? किसी भी दिए गए सौर चक्र के अंतर्गत जब सबसे बड़ी संख्या में सनस्पॉट बन जाएं तो हम कहते हैं सोलर मैक्सिमम, यानी वह जो घटना है अपनी चरम स्थिति तक पहुंच गई है। इसी तरह अगर सन स्पॉट की संख्या जब सबसे कम हो जाए तब हम कहते हैं सोलर मिनिमम या फिर सौर न्यूनतम, यानी कि अब वो जो स्पॉट बन रहे हैं वो सबसे कम हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे सूर्य के अंतर्गत अलग अलग सतहों के बारे में जानना चाहें तो यहाँ आपको दिखेगा, इसके बीच में आपको कोर दिखाई देगा जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का यानी आंतरिक भाग है, इसको कोर कहते हैं। उसके अगर आप ऊपर आएंगे तो एक लेयर जो हमें समझ में आती है वो है रेडियो एक्टिव जोन। उसके ऊपर आप आएंगे तो ये लेयर आपको समझ में आती है कन्वेक्शन जोन। उसके ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है सब सरफेस फ्लोज। उसके बाद फोटोस्फीयर यहाँ पर मौजूद है। सन स्पॉट की हमने बात की, वो कुछ इस तरह से बनते हुए जाएंगे पूरे सूर्य में। यहाँ पर जो आग की लपटें यहाँ से निकल रही हैं उनको कहते हैं फ्लेयर्स। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्रोमोस्फीयर। इसके चारों ओर जो सूर्य की चमक है, एक पूरी आभा है, इसको कहते हैं कोरोना। इसी तरह यहाँ पर आपको मिलेंगे कोरोनल होल्स और प्रोमिनेंस। कुछ इस तरह से जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो उड़ते हुए जाते हैं और पूरे जो अंतरिक्ष है उसमें फैल जाते हैं। अब जो नवीनतम सौर चक्र है उसकी बात करें तो सौर चक्र कैसे शुरू हुआ, इसकी ये मतलब काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड है वो 1755 से हमने समझा है उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया है। अभी के समय जो सोलर साइकिल चल रही है वो इसका 25वां चक्र है, और ये 25वां चक्र की शुरुआत मानी गई है 2019 से। तो अगर हम लगा करके चले 11 साल का एक मोटा आंकड़ा, तो हम ये मान सकते थे कि 2025 तक फिर वो स्थिति आनी थी जहां पर ये अपने चरम पर पहुंचता। लेकिन अभी का अनुमान ये बताता है कि ये 2024 के अंत तक ही अपने चरम पर पहुंच जाएगा, यानी कि अभी अपने चरम पर पहुंचने की ओर बढ़ रहा है। अभी अप्रैल की घटना में पता चला कि सूर्य से 3 प्रमुख सौर ज्वालाओं का यानी सोलर फ्लेयर्स का विस्फोट हुआ है। इसके अलावा जो सोलर भौतिकीविद हैं उन्होंने इसके सरफेस पर या सतह पर 96 सनस्पॉट खोजे हैं, और जब ये जो चक्र है, साइकिल है, अपने चरम पर पहुंचेगी तब माना गया है कि लगभग 185 मासिक सनस्पॉट यहाँ पर दिख सकते हैं। अब ये जो सनस्पॉट है अपने आप में अगर कई बार इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, यानी सोलर मैक्सिमम की घटना में से देखें तो ये 300 तक अधिकतम चले जाते हैं। अधिकतम का मतलब हमने जितने देखे हैं। उसके अलावा अगर न्यूनतम में देखें तो 100 के आसपास रहते हैं, इतने तक ही पहुंच सकते हैं। अभी के लिए 185 तक की उम्मीद जताई गई है। तो ये हुआ। अब इसका प्रभाव क्या हो सकता है अगर हमने एक पूरी परिघटना को समझा। ठीक है, सूर्य के आसपास ये स्थितियां घटित हो रही हैं तो पृथ्वी को कैसे प्रभावित करेंगी, या जो बाकी के ग्रह हैं उन पर कैसे इम्पैक्ट डालेंगी। तो बढ़ी हुई सौर गतिविधियां यानी कि सोलर जो एक्टिविटीज है, सामान्य तरीके से हम उसका अध्ययन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि अपने चरम पर पहुंच जाएंगी वो गतिविधियां, तो जो सोलर फ्लेयर्स हैं, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा है, जो आग की लपटें हैं, बहुत बड़े स्तर पर वो बढ़ जाएंगी। उससे क्या होगा, एक्सरे जैसे उच्च ऊर्जा के फोटोन निकलेंगे जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में आयनीकरण में वृद्धि कर देंगे। इसका एक इम्पैक्ट आपको रेडियो संचार और पावर ग्रिड में दिखाई देगा, जो अपने आप में बाधित हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि एक भूचुंबकीय तूफान सोलर फ्लेयर्स की वजह से आ सकता है, ऐसे में जो अंतरिक्ष में हार्डवेयर मौजूद है और जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य परिणाम लेकर के आ सकता है। स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा चुनौती हो सकती है, या फिर वहाँ पर जो हार्डवेयर मौजूद है उनको नुकसान हो सकता है, जो सैटेलाइट्स मौजूद हैं उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए एक ये चेतावनी ये जारी की जाती है जब भी ऐसी घटना होती है कि उन सभी को सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाए, या फिर वो बाहर ना निकले, एटलीस्ट उस स्पेस क्राफ्ट में रहें या फिर स्पेस स्टेशन में रहें जहाँ पर वो भेजे गए हैं। इसके अलावा जो ऑरोरा हम देखते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंतर्गत, ऑस्ट्रेलियन ऑरोरा, उसमें वृद्धि हो सकती है। तो कुछ इस तरह की रंगीन लाइटनिंग है जो हमें
ध्रुवों की ओर दिखाई देती है। इसके अलावा पृथ्वी पर अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो हो सकता है लोगों पर इसका सीधा कोई प्रभाव हमें ना दिखाई दे, सीधे रूप से लोग इसको ना समझ पाए, लेकिन बड़े स्तर पर इसका प्रभाव हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में प्रभाव हो सकता है, जो प्लेन्स उड़ते हैं उन पर प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है, ठीक है, इसके चारों ओर जो आपको नीले रंग से दिख रही है ये इसका मैग्नेटोस्फीयर है, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। जो सूर्य से आने वाले जो गंभीर इजेक्शन होते हैं उनको हम अक्सर कोरोनल मास इजेक्शन भी बोलते हैं, उससे पृथ्वी की रक्षा करती है और पृथ्वी के अंतर्गत जो जीवन मौजूद है उसको बचाते हैं। अभी इस तरह से मान लीजिए कोई फ्लेयर आया तो ये मैग्नेटिक जो फील्ड है उस पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वो इसे इधर उधर कर देता है। इसके अलावा कई बार जो ऑरोरा के बनने की बात है वो कुछ इस तरह से है, जब ये किरणें जो है यहाँ से पृथ्वी के ध्रुवों की ओर आ जाती है तब फिर ऑरोरा का निर्माण होता है। अन्य ग्रहों पर क्या प्रभाव हो सकता है? चूंकि पृथ्वी से ही अगर हम इसके प्रभाव की तुलना करें तो पृथ्वी के पास उसका मैग्नेटोस्फीयर या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो मौजूद है, लेकिन बाकी सभी ग्रहों के पास तो ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण लें तो सौर चक्र के दौरान सूर्य के चुंबकीय ध्रुव पलटते रहते हैं, जिसका प्रभाव सौर मंडल में होता है और अलग अलग ग्रहों पर पड़ता है। तो बिना मैग्नेटोस्फीयर वाले ग्रहों की बात करें जैसे शुक्र, यहाँ पर इसका पूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे 2006 में देखा कि सूर्य का एक छोटा कोरोनल मास इजेक्शन हुआ था, जिसके चलते शुक्र ग्रह से भारी मात्रा में उसका जो वातावरण था, एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन था, उसको उसने अंतरिक्ष में बिखेर दिया था। तो अपने आप में अगर पृथ्वी के पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना होती या मैग्नेटोस्फीयर ना होता तो पृथ्वी के साथ भी ऐसी स्थितियां घटित हो सकती थी, जिसका दुष्प्रभाव जीवन चक्र पर पड़ जाता। तो इस पूरी घटना को समझने का एक लाभ यह भी है कि हम आने वाले समय में एक चेतावनी जारी कर सकते हैं कि किस तरह से इससे नुकसान होने वाले हैं, तो हम उसके प्रति सचेत हो सकते हैं। आज का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश सौर कलंक समूहों में दिखाई देते हैं तथा उनका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसकी ध्रुवीयता लगभग 11 वर्षों में बदलती है, जिसे सौर चक्र या सोलर साइकिल कहा जाता है। दूसरा कहता है सौर न्यूनतम के दौरान सौर कलंकों और सौर फ्लेयर्स यानी सोलर फ्लेयर्स की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। आपको टॉपिक कैसा लगा? क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे या आपने कुछ नया सीखा है? इसके बारे में आप लिख सकते हैं और इस प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।